मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। विद्यार्थियों, आज के इस यूट्यूब वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ सूक्ष्म जीवाश्मिकी यानी माइक्रोपैलेंटोलॉजी के ऊपर चर्चा करूंगा। सूक्ष्म जीवाश्मिकी या माइक्रोपैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान की वह शाखा है जिसमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से माइक्रोफॉसिल्स यानी सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवाश्म उत्पत्ति की दृष्टि से विषमांगी प्रकृति के अर्थात पादप या जीव समूह दोनों ही समुदाय से हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवाश्म केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही अध्ययन किए जा सकते हैं। किसी बड़े जीव का कोई अंश अथवा किसी सूक्ष्म जीव का समस्त अस्मीभूत अवशेष सूक्ष्म जीवाश्म या माइक्रोफॉसिल कहलाता है। माइक्रोफॉसिल्स के उदाहरण के तौर पर फोरामिनिफेरा, ऑस्ट्रोकोड्स एवं कॉन्डोन्ट्स प्रमुख हैं। जब ये सूक्ष्म जीवाश्म की लंबाई और चौड़ाई वाले पैरामीटर्स अति सूक्ष्म होते हैं, तब इन्हें हायर मैग्निफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप के साथ देखा जा सकता है। ऐसे अति सूक्ष्म जीवाश्म को हम नैनोफॉसिल्स बोलते हैं। जर्मनी के गॉटफ्राइड एथरनबर्ग ने सर्वप्रथम ऑस्ट्रोकोड एवं सूक्ष्म जीवाश्म समूह का अध्ययन किया था। सूक्ष्म जीवाश्मी की शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1883 में फोर्ड ने किया था। फोर्ड ने ब्रायोजोअन्स पर अपना काम किया था। सूक्ष्म जीवाश्मों की सहायता से आयु निर्धारण का कार्य सबसे पहले डब्ल्यू डैम्स तथा एलजी बॉन्डमैन ने 1874 में किया। 1923 से कोलंबिया और टेक्सास में सूक्ष्म जीवाश्मिकी एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन कराया जाने लगा। कुशमन ने फोरामिनिफेरा पर जो काम किया उसे आज भी लोग याद करते हैं। कुशमन ने न केवल एक शोध प्रयोगशाला स्थापित की बल्कि सन 1925 में सूक्ष्म जीवाश्मिकी का पहला रिसर्च जर्नल भी पब्लिश किया। व्यवहारिक सूक्ष्म जीवाश्मिकी का विकास अगर हम देखें तो ये 1925 से लेके 1930 के मध्य प्रारंभ हुआ। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी सैम के आविष्कार के साथ सन 1964 और 1984 में साइंटिस्ट लवलिच एंड हेलेन ने फोरामिनिफेरा का रिक्लासिफिकेशन का काम शुरू किया। अब अगर हम इन माइक्रोफॉसिल्स के कलेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे तो ये फील्ड से किस प्रकार हम माइक्रोफॉसिल्स को कलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। फील्ड से माइक्रोफॉसिल्स का कलेक्शन दो प्रकार से किया जाता है। एक प्रकार है रॉक्स के आउटक्रॉप से या समुद्र से और दूसरा है ड्रिलिंग के द्वारा।
जो रॉक आउटक्रॉप्स या सीज समुद्र से जो कलेक्शन के बारे में हम माइक्रोफॉसिल्स कलेक्ट करते हैं, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे। फील्ड में स्थित जीवाश्म युक्त सेडिमेंट्री रॉक्स के जो आउटक्रॉप्स हैं, उनकी फ्रेश सरफेस से सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। इन्हें बहुत सावधानी पूर्वक कलेक्ट करके सामान्यतः स्थिति एवं सूक्ष्म जीवाश्मों की उपलब्धता अनुसार 50 सेंटीमीटर से लेकर 2 से 3 मीटर तक के नियमित अंतराल पर और 1 से 3 मीटर की गहराई से नमूनों को कलेक्ट किया जाता है। इसी प्रकार की प्रक्रिया समुद्री तट एवं इसके विभिन्न भागों से भी की जा सकती है। सैंपल्स जो कलेक्ट करते हैं उन्हें पॉलीथीन के बैग में सावधानी पूर्वक रखने के बाद उन्हें लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। ये जो कलेक्शन किया जाता है, इनकी मात्रा लगभग आधा किलोग्राम के आसपास होती है। दूसरा जो मेथड है माइक्रोफॉसिल्स को इकट्ठा करने का, कलेक्शंस का, वो है ड्रिलिंग के द्वारा। फील्ड में मिलने वाली रॉक्स के आधार पर यानी उसके बेसमेंट में ड्रिलिंग विधि, चाहे वो मैनुअल ड्रिलिंग हो, मैकेनिकल ड्रिलिंग हो, परकशन हो या रोटरी हो, इन मेथड से, इनके उपयोग से ड्रिलिंग के द्वारा सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। कई बार ये जो ड्रिलिंग के दौरान जो बोरहोल होता है, बोरहोल के धोने से प्राप्त पदार्थ से सभी नमूनों का एकत्रीकरण किया जाता है। डायरेक्ट मेथड एवं फ्लैश मेथड के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माइक्रोफॉसिल्स इकट्ठे किए जाते हैं। अब जब ये कलेक्शन हो गया तो उनके बाद इनकी पैकिंग कैसे करते हैं, पैकिंग ऑफ सैंपल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीवाश्म की अध्ययन के लिए फील्ड से प्राप्त सैंपल्स को मार्क किया जाता है, अंकित कर उन्हें पॉलीथीन के बैग में या पेपर बैग में रखते हैं। यहाँ जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उनके ऊपर नमूने का स्थान जहाँ से हमने उसको लिया है, यानी उसकी लोकेशन, उसकी डेट, ड्रिलिंग से अगर लिया है तो कौन सी गहराई से लिया है, और अगर उनकी एज हमको पता है तो कौन सी एज के हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो पेपर बैग या पॉलीथीन के बैग में सैंपल रखा जा रहा है, उसके ऊपर एक टैग में ये सारी सूचनाएं अंकित करके लगाई जाती है। और ये सारी सूचनाएं एक अन्य पर्ची पर लगाकर, टैग तो ऊपर रह जाता है और पॉलीथीन की थैली में सैंपल्स के साथ भी एक पर्ची में ये सारी सूचनाएं लिखकर उसमें रखी जाती है। क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो पॉली बैग्स हैं उसके ऊपर टैग हट सकता है, तो उस समय ऐसी स्थिति में वो सारी सूचनाएं बैग के अंदर भी एक पर्ची के साथ लिखे होने से हमें उसकी सैंपल की विशिष्ट जानकारी का पता रहता है। अब तीसरी बात, ये जो सैंपल्स माइक्रोफॉसिल्स के हमने इकट्ठे कर लिए, लेबोरेटरी में लिया है, इनका उपचार करना होता है, ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट ऑफ सैंपल्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीवाश्म नमूने की बाह्य आकृति, आउटर मॉर्फोलॉजी के अध्ययन हेतु सुरक्षित सूक्ष्म जीवाश्म का होना परम आवश्यक है। ये जो फॉसिल्स हैं, इनके एक वैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता कुछ विशेष सूक्ष्म जीवाश्म के लिए पड़ती है। अकार्बनिक सेलों के पदार्थ में सूक्ष्म जीवाश्मों को सफलतापूर्वक अलग करने के लिए अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं। कठोर सेलों की तुलना में जो लूज रॉक्स होती है, असंपीड़ित सेलों का विघटन सुगमता से हो जाता है। जैसे मृत्तिका को यानी क्ले को पहले सुखाया जाता है,
ताकि उसमें पानी की मात्रा न रहे। उसके पश्चात इसे पानी में डुबोया जाता है। इससे कुछ मिनट या घंटे में यह विघटित हो जाती है। इसे अच्छी तरह से धोकर विभिन्न छन्नियों से छानकर सूक्ष्म जीवाश्मों को प्रभावी रूप से अलग कर लिया जाता है। कठोर सेल के प्रकरण में इनको 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में हथौड़े की सहायता से तोड़ लिया जाता है। सेल को कागज की विभिन्न परतों में लपेटकर फर्श पर रख तोड़ने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर की सहायता ली जाती है। सेलों को तोड़ने की अन्य जो प्रचलित विधियां हैं उसमें क्रिस्टलीकरण विधि भी उपयोग में लाई जाती है। इसका उपयोग सेलों के यांत्रिक विघटन के लिए किया जाता है। इसमें घोल को सेल में उपस्थित दरार छिद्रों में भरकर धीमे धीमे ठंडा किया जाता है। इसके फलस्वरूप संतृप्त घोल के क्रिस्टलन से निर्मित क्रिस्टल सेल को तोड़ने का कार्य करते हैं। अधिक कठोर सेलों के प्रकरण में भी यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। क्रिस्टलन की एक अन्य विधि में फ्रीजिंग ऑफ वाटर का भी उपयोग करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम सेल के छिद्रों में उपस्थित वायु को सर्वप्रथम निकाला जाता है ताकि पानी सेलों में उपस्थित छिद्रों में भर सके। इस हेतु वैक्यूम उत्पन्न कर सेल टुकड़ों को पानी में डुबो दिया जाता है और -30 डिग्री के तापक्रम पर छिद्रों में उपस्थित पानी को जमा देते हैं। फिर इस जल को पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। यही प्रक्रिया कई बार दोहराने पर सेल में विघटन की क्रिया हो जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड विघटन विधि का भी उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विधि भी एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में सेल के टूटे हुए टुकड़ों को हाइड्रोजन परऑक्साइड में 10-15 मिनट के लिए डुबो कर रखते हैं। इसके फलस्वरूप बड़ी मात्रा में ऊष्मा का निष्कासन होता है। पूर्व अपघटन के पश्चात बचे हुए शेष को अच्छी तरह से धो लेते हैं। लाइमस्टोन से अकैल्शियमयी सूक्ष्म जीवाश्मों को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सहायता से अलग करते हैं और कैल्शियमयी सेल से कोनोडोंट को अलग करने के लिए मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड या एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं। फ्लिंट में से माइक्रोफॉसिल्स को अलग करने के लिए ठंडे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ये किस प्रकार हम सैंपल्स को ट्रीट करते हैं उसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। अब हम अगला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो है वॉशिंग यानी धुलाई सैंपल्स की। ट्रीटमेंट के बाद जो सैंपल्स हमें प्राप्त होते हैं वो सेल चूर्ण को डिस्टिल वाटर के साथ धोकर उन्हें साफ किया जाता है, जिससे क्ले और सिल्ट को सूक्ष्म जीवाश्मों से अलग कर लेते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की छन्नियों का उपयोग होता है। सामान्य कार्य के लिए 0.01 से लेकर 0.12 मिलीमीटर की और विशेष वैज्ञानिक कार्य के लिए 0.08 से लेकर 0.06 मिलीमीटर छिद्र वाली छन्नियां उपयोग में लाई जाती है। वर्तमान में छन्नियां के नंबर के आधार पर 33, 60, 100, 120 मैस की छन्नियां मार्केट में उपलब्ध हैं। उनके आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जाता है। वॉशिंग वर्क में 2 से 4 छन्नियां एक ही मैस की ली जाती है। धुलाई यानी वॉशिंग कार्य में काम करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे कि जो पानी का इनफ्लो जो नल से हम काम में लेते हैं वो अत्यधिक प्रेशर से न काम में लिया जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा दबाव से पानी का उपयोग में लेंगे तो जो सूक्ष्म जीवाश्म हैं
उनके टूटने का खतरा हो जाता है। इसके अलावा इनकी वॉशिंग का ध्यान इस तरह से रखना चाहिए कि जब बीकर में साफ पानी आना शुरू कर दे तो ये एक द्योतक है कि हमने वॉशिंग जो इनका ट्रीटमेंट का था वो ढंग से हो गया है, और साफ पानी आने पर धुलाई का कार्य बंद कर देने के पश्चात जो पदार्थ है उसको हम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप देकर उसे ड्राई करते हैं। इसके पश्चात इसे ग्लास ट्यूब या प्लास्टिक बैग में स्लाइड बनाने के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रत्येक नमूने की धुलाई के पश्चात छन्नियों को भी हमें वापस सावधानीपूर्वक साफ कर लेना चाहिए। अब जो अगला एस्पेक्ट है वो है धुलाई के पश्चात प्राप्त पदार्थ से सूक्ष्म जीवाश्मों को अलग करना। धुलाई के बाद यानी वॉशिंग के बाद प्राप्त पदार्थ से माइक्रोफॉसिल्स को अलग करने का कार्य स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है। फोरामिनिफेरा, ऑस्ट्रोकोड या ऑटोलिथ को माइक्रोस्कोप में देखकर निडल्स की सहायता से यानी सुई की मदद से उनको पदार्थ से अलग करते हैं। सूक्ष्म जीवाश्मों को पदार्थ से अलग करने में भी कई प्रकार की विधियां काम में लेते हैं। इसमें स्लाइड सेल, फ्रेम एवं पिकिंग ट्रे मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है। स्लाइड फ्रेम लकड़ी की एक पतली प्लेट होती है जिसमें ऊपरी भाग स्लाइड सेल के लिए खुला रहता है। पिकिंग ट्रे सेलुलॉइड से निर्मित एवं छिद्रित होती है जिसकी मोटाई लगभग 0.7 मिलीमीटर होती है। स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप के नीचे पिकिंग ट्रे पर सूक्ष्म जीवाश्म युक्त पदार्थ को फैला देते हैं और ऊपर स्थित ट्रे में उपस्थित छिद्रों में माइक्रोस्कोप में देखकर सूक्ष्म जीवाश्मों के स्केलेटन को डाल दिया जाता है। ऊपरी ट्रे को निकाल देने के पश्चात नीचे वाली ट्रे में एकत्रित कंकालों या स्केलेटन्स को नरम ब्रश या सुई की नोक पर लगे मोम की सहायता से इन्हें अलग कर लिया जाता है। बाजार में उपलब्ध सूक्ष्म जीवाश्मी स्लाइड पर इन्हें सावधानीपूर्वक अध्ययन हेतु रखकर इनकी स्टडी की जाती है। बाजार में गोल छिद्र एवं समकोणीय छिद्र वाली स्लाइड्स उपलब्ध रहती है। इन सूक्ष्म जीवाश्मों का अध्ययन साधारणतः ध्रुवित सूक्ष्मदर्शी यानी पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप से लेकर सैम यानी स्कैनिंग जो माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उनकी मदद से किया जाता है। सूक्ष्म जीवाश्मों के निर्धारण के पश्चात इनका उपयोग इकोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी और समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी के विभिन्न पैरामीटर्स के संदर्भ में करते हैं। माइक्रोपैलेंटोलॉजी का आजकल ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी बहुतायत उपयोग होने लगा है। इस तरह आज के इस व्याख्यान में हमने आपको माइक्रोपैलेंटोलॉजी के जो प्रारंभिक पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। अगले भाग में जो महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवाश्म समूह है माइक्रोपैलेंटोलॉजी में, जो माइक्रोफॉसिल्स के रूप में जो डायटम्स, कोकोलिथ्स, सिलिकोफ्लैगिलेट्स, प्रोटोजोआस, स्कोलोकोडेंट्स, ऑस्ट्रोकोड्स, कोनोडोंट्स, इनके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। विद्यार्थियों, कोविड-19 की महामारी के इस दौर में वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। दवाई नहीं जब तक किसी प्रकार की ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी अभी भी है बहुत ज़रूरी। मास्क लगा के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अब कल यानी 8 फरवरी से महाविद्यालय में सभी कक्षाओं का नियमित क्लासरूम टीचिंग प्रारंभ होने जा रहा है। आप बहुत सावधानी बरतते हुए महाविद्यालय में आए और अपनी नियमित कक्षाओं से अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ साथ ऑफलाइन जो
ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है उसका आनंद लें। और ये जो ई प्लेटफॉर्म्स पर जो ई कंटेंट, जो वीडियो लेक्चर आपके साथ विभिन्न विषयों और टॉपिक्स पर साझा किए गए हैं, उन्हें बार बार देखें, पढ़ें, सुनें, समझें और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।